नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हेल्पलेस सिस्टम। जानलेवा बीमारी कोरोना से ज्यादा अब कोरोना के लिए बनाए गए इलाज के सिस्टम से डर लगने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। भगवान ना करे कि कहीं आप कोरोना के शिकार हो जाएं, और अगर हो गए तो आपका भगवान ही मालिक है, क्योंकि कोविड हेल्पलाइन सेवा हेल्पलेस हो चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट मची है, सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। पैरवी करने के बाद मरीजों को बमुश्किल अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब तक मरीज अपनी इम्यूनिटी के दम पर वायरस से लड़ता है तो ठीक, वरना इलाज के नाम पर सिर्फ अस्पताल के बाहर जमीन मिलती है जिस पर मरीज तड़पता रहता है और तीमारदार भटकते रहते हैं। हेल्पलाइन सेवा पर फोन मिलाते रहिए, शिकायतें नोट कराते रहिए। हर शिकायत में आधे आधे घंटे का वक्त लगता है। अगर कहीं ये शिकायत रात में दर्ज करानी है, गंभीर मरीज के लिए इलाज की मदद मांगनी हो, तो आप मरीज की मौत तय मानकर चलिए, क्योंकि पहले तो आप मरीज की जानकारी देते देते थक जाएंगे। बाद में आपको इलाज के लिए इंतजार करने का एक टॉप अप सुनाया जाएगा। फिर करते रहिए इंतजार और खोजते रहिए सरकारी अस्पताल। भर्ती होना तो बहुत दूर की बात है, पलटकर कोई ये भी नहीं पूछेगा कि आपके मरीज की हालत कैसी है। प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि कानपुर में पैसे के खातिर एजेंसी जैसे अस्पताल नॉर्मल मरीज की पॉजिटिव, फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बना देते हैं। जीटी हॉस्पिटल उससे भी एक कदम आगे निकल चुका है। बिना जांच के लिए अस्पताल पहले मरीज को भर्ती कर लेता है, फिर जब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो पैसा चूस लिया जाता है। तो आनन फानन में मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कहकर भगा भी दिया जाता है। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक मरीजों को ना तो कोरोना बीमारी का इलाज मिल पा रहा है, ना दूसरी बीमारियों का हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिनके लिए हमने बीते दिनों में ताली थाली बजाई, कोरोना वॉरियर कहकर खुदा का दर्जा दिया, अब वो पैसे के लिए हैवान भी बनते नजर आ रहे हैं। सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, इस बात को हम साफ कहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें कोरोना वॉरियर भी नहीं कह सकते। यूपी का हेल्थ इंडेक्स अगर अंतिम पायदान पर है तो इसके लिए जवाबदेही भी निश्चित तौर पर हर दौर में सरकार की है। ऐसे में स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर सियासत उतनी ही शर्मनाक है जितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के सामने लगातार आ रही है। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको हमें बताइए। जो हेल्पलाइन बनी हुई है ये किस तरह से काम कर रही है उसकी तस्वीर हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो भी हमसे साझा करें, ताकि कि आपकी आवाज हम प्रदेश सरकार को सुनाएं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को सुनाएं। तो कानपुर में निजी अस्पतालों में बने कोविड सेंटर्स की हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने कल्याणपुर स्थित एसपीएम हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें देखिए। तो डीएम ने प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया है। कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों जिस तरह से लूट खसोट कर रहे हैं, अब उसको लेकर प्रशासन जागा है और प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण करना शुरू किया गया है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, मरीजों का वहां पे किस तरह से इलाज किया जा रहा है। क्योंकि कानपुर में भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की हम बात, कानपुर के अलावा अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कई जगहों से प्राइवेट अस्पतालों के जिस तरह से मनमानी ढंग से पैसे वसूल रहे हैं वो तस्वीरें आई हैं। कानपुर के गोविंद नगर स्थित रिजेंसी हॉस्पिटल में स्वरूप नगर निवासी मृतक सतीश चंद्र टंडन के परिजनों से
14 लाख रुपए वसूलने का मामला उजागर हुआ है। 1-2 लाख नहीं, 14 लाख रुपए वसूलने का। जिसके बाद प्रशासनिक अमला शुरुआती दौर में चिंतित रहा और मौके पर मजिस्ट्रेट ने टीम गठित की, जिसकी जांच भी चल रही है, मगर अभी तक ना तो कोई जानकारी दी गई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आक्रोशित परिवार वालों ने मामले पर लीगल प्रोसेस से कार्रवाई करने की बात की है। रीजेंसी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मृतक के परिजनों से 14 लाख रुपए वसूलने का आरोप एजेंसी पर लगा। उसके बाद जो है इन्होंने जाने के बाद भी इनके हम लोग घर से हमारे हिसाब से बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली डॉक्टरों की। रीजेंसी गोविंद नगर अस्पताल में जो भी ड्यूटी पे थे, जिन्होंने देखा हमारे पापा को, क्योंकि 14.5 एक कोविड पेशेंट का 14.5 लाख रुपए का बिल बनाने के बावजूद हम उनको, पहली बात है कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं कर पाए 25 दिनों में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 7,30,000 की ऐसी कौन सी दवाइयाँ दे दी गई है कोविड पेशेंट को, जबकि कहते कोविड की तो कोई दवाइयाँ ही नहीं है। और अगर कोविड के अलावा उनका और कोई दिक्कत थी जो कि उनको 1 तारीख के पहले नहीं थी, हमने उनको 1 अगस्त से पहले एडमिट कराया था, तब तक उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और 1 तारीख के 2-3 दिन के बाद ऐसी क्या दिक्कतें हो गई कि उनके सारे पार्ट्स बॉडी के खराब होने लगे। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो ये है कि 1 तारीख को हमने जब पापा को एडमिट कराया तो हमने ये सोच के कराया था कि पापा को मेडिकल फैसिलिटी सही मिले। वो कोविड पॉजिटिव आए थे सर्वोदय नगर ब्रांच में, तो हम ये चाहते थे उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसलिए हमने उनको एडमिट कराया रीजेंसी गोविंद नगर ब्रांच में। और वहाँ पर जो डॉक्टरों ने नेग्लिजेंस करी पापा के साथ, जैसे कि 2 तारीख को उनका खाना नहीं दिया गया, 3 तारीख को ऑक्सीजन हट गया, उसके बाद इतनी बार दवाइयाँ इतनी दी गई जो हमको नहीं बताया गया, खून चढ़ाया गया। तो हम बेसिकली मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचे। और कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों से अस्पताल की स्थिति के बारे में जानकारी ली, उन्हें निर्देश दिए। साथ ही डीएम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ डबल पुलिया स्थित कोविड प्राइवेट फैसिलिटी जूस हॉस्पिटल निरीक्षण करने पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं और मरीजों के बारे में जानकारी ली, जहां पर कई मानक सरकार के निर्देशों के अनुसार नहीं थे। वहीं डीएम ने बताया कि शासन के मानकों के अनुसार निजी अस्पतालों में कोविड-19 के केवल 2 के फैसिलिटी को लेकर प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही डीएम ने अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट लाने की बात भी कही है इस दौरान। मेरा नाम आलोक है, मैं डीएम कानपुर हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? सबसे बड़ी परेशानी घर की सभी फैसिलिटीज में आ रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। वो जो है लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो होना चाहिए मानकों अनुसार, वो हर जगह परेशानी दिख रही है। इसमें हम लोगों ने कोऑपरेट करने के लिए आईएमए वालों को से एनेस्थेटिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं एनेस्थीसिया वाले, उनकी लिस्ट भी मंगाई। वो लिस्ट भी हमने L2 प्राइवेट L2 फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर दी है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किसी तरीके से ये मानकों के करीब पहुँचे, मानकों के अनुसार लोग रखें। बट ये L2 फैसिलिटीज़ में पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी अजीब स्थिति पाई गई कि यहाँ पेशेंट कम है। हेल्पलेस हेल्पलाइन। अमृत, नीलांशु, शोभा को कोरोना ने नहीं सिस्टम ने मारा। खुद हेल्प के इंतजार में हेल्पलाइन बेचारा। प्राइवेट लुटेरों की जारी है लूट। आपदा में घोटाले वालों को कब तक छूट। उठाओ आवाज, मनाओ मत मातम। कब तक हेल्पलेस रहेगा हेल्थ सिस्टम। कानपुर एजेंसी हॉस्पिटल में 14 लाख लेकर भी नहीं दिया शव। पैरामाउंट अस्पताल में बगैर जांच इलाज करने पर मुकदमा। रामा हॉस्पिटल में एक दिन में 5 मौतों पर बैठी जांच। प्रयागराज में 7 अस्पतालों में किया गया सीज। शिकायत के बाद 2 पंचायती राज अधिकारी निलंबित। कोरोना काल में उपकरण खरीद घोटाले में हुई कार्रवाई। बिल्लौर में तैनात सिपाही की रीजेंसी में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको सिस्टम की हकीकत दिखाई। हेल्थ सिस्टम कैसे चरमराया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तमाम खबरें लगातार के न्यूज़ और लगातार सुबह बोलेगा में हम उठाते भी रहे हैं। लेकिन आज हम बात हेल्पलाइन की भी करेंगे, जिसकी हालात बहुत ख़राब हैं। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
दुर्गेश सिंह चौहान हमारे प्रधान संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़े चर्चा करने के लिए। विशाल मिश्रा हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इस बीच एक दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, अपनी बात को रखे जल्दी से। जी, मैं अनिल शुक्ला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझे कुछ बातें कहनी है। सबसे पहले मैं अपने लखीमपुर के जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सरकारी सिस्टम है जक्सड़ में जो कोरोना सेंटर बना है, वहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। अभी मैंने 2 पेशेंट को तुरंत भर्ती कराया है अभी। दूसरी बात जो प्राइवेट हॉस्पिटल की है, जब अभी तक कोरोना की दवा ही नहीं बनी तो आखिर कौन सी वो दवा का बिल ले रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाए। तीसरा मेरा मानना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे जो परिवार के लोग हैं जो कोरोना पेशेंट मरते हैं, उनको शक होता है क्योंकि बॉडी नहीं दी जाती है। ये ऐसा तो नहीं हमारे मरीज का कोई पार्ट उसमें से गायब हो गया है। इसलिए जब भी अस्पताल के निर्देशन में उनका दाह संस्कार कराया जाए तो उसका एक्सरे समेत क्लियर दिखाया जाए परिवार वालों को दूर से, कि जिसके कारण वो जान सके। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग दान कर रहे हैं वहीं पे कुछ लोग लूट भी रहे हैं मरीजों को, क्योंकि आदमी दहशत में आ जाता है। जबकि कोरोना 100 रुपए की दवा में जिंक, विटामिन सी, कोरोसिन और आप इन्हीं दवाओं से ठीक हो जाता है। क्योंकि जुकाम का एक तरीके का काइंड है ये। जुकाम इस सीजन में जब बदलता है तो बढ़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सरकार का काम ठीक है, लेकिन सिस्टम कहीं जो कमी है उसको सख्ती से दूर किया जाए। यदि दूर नहीं किया गया तो जनता का विश्वास लगातार शासन से उठता जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और साथ ही साथ वो इलाज के लिए दवाएं भी उन्होंने बता दी। लेकिन इस बीच तस्वीर बहुत ही भयावह है, जो तस्वीर कहीं दिखाई नहीं जा रही है। सिस्टम ध्वस्त है, ये कोई नई बात नहीं है। तमाम खबरें आपके सामने हम रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन इस बीच जो हेल्पलाइन है उसके बारे में भी आज हम आपको बताना चाहेंगे। विशाल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल ने हेल्पलाइन की हकीकत जानने की कोशिश करी। मैं चाहूंगा विशाल इसके बारे में बताएं। आपने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया था, उसको लेकर क्या रिस्पांस आपको विशाल सबसे पहले मिला, बताएं दर्शकों को। तो हेल्पलाइन पे किया था, वो 12:20 पे किया था। जब मुझसे ये कहा गया कि आप पेशेंट की पूरी डिटेल नोट कर लीजिए फिर मुझे कॉल करिए। फिर मैंने कॉल किया उन्हें 12:27 पर। 12:27 पर जब मैंने उन्हें कॉल किया तब उन्होंने मेरी पेशेंट का नंबर, एड्रेस मैंने सब नोट कराया। उन्हें नोट डाउन कराने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है। फिर लगभग 1 घंटे बाद मैंने उन्हें 1:21 पे जब कॉल किया तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप लाइन पर रहिए, मैं पेशेंट जो है उनके फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूं। मैंने जो उन्हें नंबर दिया था उस नंबर से वो बात भी कर रहे थे। फिर उसके बाद भी ना मेरे पास वो कंप्लेन नंबर आया और ना ही उस आदमी के पास गया जिसके का मैंने नंबर इनको दिया हुआ था। और लगभग मुझे 1:45 बजे इन्होंने सीएमओ का नंबर और कंप्लेन नंबर दिया और मुझे ये बताया गया कि नेटवर्क की दिक्कत की वजह से शायद आपको ये कोड नहीं मिल पाया है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं बता रहा हूं कि मैं कौन हूं, उस पेशेंट को नीड है वेंटिलेटर की, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि सर नेटवर्क की दिक्कत है। और हर बार मुझसे मेरा नाम पता 4 बार पूछा गया कम से कम। विशाल, आपकी जब सीएमओ का नंबर दिया तो उनसे कोई बात हुई? सीएमओ को जैसे ही कॉल किया, पहले तो फर्स्ट रिंग में उनका कॉल ही उठ गया और उसके बाद उन्होंने मुझे उस टाइम कंट्रोल रूम में जो डॉक्टर थे उनका तुरंत नंबर दिया, उनसे कहा कि आप उनसे बात करिए। और जो पेशेंट को नंबर चाहिए था मैंने उन्हें फॉरवर्ड भी किया। लेकिन विशाल, लगातार आपने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया, आपसे जो है नाम पूछा गया, पता पूछा गया, पेशेंट के बारे में पूछा गया, लेकिन इन सब के बीच सीएमओ के नंबर तक कितना वक्त लग गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लगभग 2 से ढाई घंटे लग गए मुझे सीएमओ के पास। सीएमओ का नंबर चूंकि मेरे पास था, लेकिन जो हेल्पलाइन से मुझे नंबर मिला वो पाने के लिए मुझे 2.5 घंटे लग गए। अमूमन हर किसी के पास तो सीएमओ का नंबर नहीं होगा। अगर आम जनमानस से कोई फोन कर रहा है, आम आदमी की तरफ मैंने फोन किया और सीएमओ का नंबर मांगा भी तो मुझे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया और सीएमओ का नंबर दिया गया। मैं बार बार पूछ भी रहा था क्या सीएमओ साहब मेरा फोन उठाएंगे इस वक्त, तो वहां से हाँ बिल्कुल उठाएंगे। तो मैंने कॉल जब किया कानपुर सीएमओ को तो उन्होंने तुरंत फोन उठाया और मेरी मदद करी। ठीक है, दुर्गेश जी भी हमारे साथ इस वक्त। दुर्गेश जी, विशाल को हमने सुना, दर्शक भी इस वक्त सुन रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जिसके से सबसे ज्यादा जब भी कुछ, भगवान ना करे किसी को कोरोना हो या कोई बीमारी हो, लेकिन जब भी कोई परेशान होता है या बीमारी होती है सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे वो फोन लगाता है
और वहां पे स्थिति देख रहे हैं कि 2 से ढाई घंटे 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है, जैसा कि वक्त बता रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कई लोग हेल्पलाइन नंबर पे ट्राई करते रहते हैं, वहां पे नंबर लगता भी नहीं, ये भी स्थिति है। क्या कहेंगे सर? देखिए आरिस, जो ये पूरा मसला है, मुझे लगता है कि विशाल बहुत अच्छी तरह समझा नहीं पा रहे हैं दर्शकों को। ये मसला बेहद गंभीर मसला है। हम रोज सुनते हैं कि शासन सरकार की तरफ से बार बार ये ताकीद किया जाता है कि ये हेल्पलाइन नंबर है, स्टेट हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, ये आपके शहर की हेल्पलाइन है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव या कोई सस्पेक्टेड कोविड मरीज आता है और आपको अगर रात बिरात कोई हेल्प चाहिए तो इन हेल्पलाइन में आप कॉल कीजिए। जो कल ये वाकया बता रहे थे, संगीता अग्रवाल नाम की महिला हैं, एक निजी अस्पताल जीटी नर्सिंग होम 4-5 दिन से उनसे वसूली कर रहा था, लाखों रुपए वसूल कर चुका था और कोरोना की जांच तक उनकी नहीं कराई थी। रात में जब उनके फेफड़े चोक हो गए, प्राणों पर बन आई, तो इस अस्पताल ने उस महिला को बाहर निकाल दिया। ये महिला किसी तरीके से, इनके लोग जो हैं वो बेचारे हेल्प मांगते हुए हमारे सहयोगी विशाल के पास पहुंचे और विशाल को संपर्क किया। मेरे तक भी ये जानकारी आई। विशाल लगातार इस बात को प्रयासरत थे कि सबसे पहले किसी की जान बचाई जाए। हमारे लिए जान बचाना सबसे पहले है, किसी के लिए मदद करना सबसे पहले है, खबर बाद में है। तो विशाल इसी प्रक्रिया में लगातार लगे हुए थे और 12 बजे इन्होंने हेल्पलाइन की हेल्प के लिए फोन किया। तो जो कानपुर सिटी की हेल्पलाइन थी, वहां ये उसमें जो मैसेज चल रहा था कि ये केवल रात 11 बजे तक ही चलती है। तो मेरा सवाल ये है कि रात 11 बजे के बाद क्या कोई बीमार नहीं होगा, चाहे वो कोविड का मरीज हो, सस्पेक्टेड मरीज हो या अन्य किसी प्रकार का। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत तो रात में ही आरिस पड़ती है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता है, जब कुछ सूझ नहीं पड़ता है, रात का अंधेरा डराता है हमें। तो इस स्थितियां यहां तक। उसके बाद विशाल स्टेट हेल्पलाइन फोन करते हैं और 5 बार बारी बारी से कॉल करते हैं। हर बार वो समस्या नोट कराते हैं और जब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फॉलोअप लेते हैं तो फिर एक नया व्यक्ति फिर आ जाता है और वो कहता है कि भाई दोबारा फिर से नोट कराइए। 5वीं बार जब विशाल नोट कराते हैं तो इनका थोड़ा धैर्य भी जवाब देता है और ये कहते हैं कि भाई मैं पत्रकार हूं, एक व्यक्ति की मदद कर रहा हूं जो सड़क में अस्पताल के बाहर, निजी अस्पताल के बाहर तड़प रहा है। अब ऐसे में आप लोग कैसी हेल्पलाइन चलाते हैं? ये कौन सी हेल्पलाइन है जिसकी बात शासन सत्ता के लोग रोज करते हैं? और बाकायदे अपर मुख्य सचिव जो हेल्थ हैं, स्वास्थ्य हैं, प्रसाद जी, वो रोज कहते हैं कि कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन में फोन करें, हम मदद करेंगे। तब इसकी हकीकत खुली आरिस, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तब इसकी हकीकत खुली और हकीकत यूं खुली कि तब वहां बैठे व्यक्ति ने बताया कि भैया ये कोई ऐसा नहीं कोई जादू की छड़ी है जो घुमा देंगे आपके घर मरीज लेने कोई एम्बुलेंस आ जाएगी। हमारे पास जिलों के सीएमओ के नंबर हैं, कुछ टेलीफोन हैं, ये कॉल सेंटर की तरह हम इसका उपयोग कर रहे हैं। उन सीएमओ को इस तरह के मामले ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब उनके विवेक पर है, वो अभी बेचते हैं कि कल बेचते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल इसे खड़ा हो जाता है, इस हेल्पलाइन की उपयोगिता पर सबसे बड़ा इसी जगह सवाल खड़ा हो जाता है कि जब सीएमओ ये मतलब कुल मिलाकर अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन टोपी ट्रांसफर का काम ये हेल्पलाइन करती है। एक से दूसरे, इधर से उधर, इधर से उधर करती है। तो हेल्पलाइन की पोल यहाँ खुलती नजर आई। उसके बाद आरिस देखने को ये मिला कि वो सवाल करते हैं हेल्पलाइन के लोग, ये कहते हैं कि ये जो आप ये समझ रहे हैं कि कोई अलग सिस्टम है, ये सिस्टम वही हेल्थ सिस्टम है, केवल हम एक कॉल सेंटर की तरह काम करते हैं। वो एक नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ में सीएमओ के नंबर पे रात 2:30 बजे कहते हैं कि आप सीएमओ को कॉल कीजिए। कानपुर के सीएमओ भले आदमी है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति अब आजकल जो रवैया है, जो अभी भी लगातार हमारी टीम कानपुर के डीएम को फोन कर रही है जी। और अंततोगत्वा सीएमओ ने एक दूसरे डॉक्टर का नंबर दे दिया। उन डॉक्टर साहब का फोन पलट के ना तो विशाल के पास आया, ना उस पीड़ित परिवार के पास आया।
उस व्यक्ति को अंततोगत्वा हेल्प नहीं मिली। मामला एक तरीके से हेल्पलेस हो गए और वहां मदद नहीं मिली कोई। अब हालत ये हुई कि मजबूरी में एक ऐसे अस्पताल में, निजी अस्पताल में ले जाकर उन्हें डालना पड़ा जान बचाने के लिए, जहां पहले से ही तमाम शिकायतें थी। जो जीवस हॉस्पिटल है वहां पर आज सुबह डीएम ने फिर छापा मारा और वहां तमाम अनियमितताएं भी पकड़ी गई। अंत में जो कानपुर के सिस्टम को, यूपी के सिस्टम को एक तरीके से देखकर उस परिवार ने तौबा कर लिया। दुर्गेश जी, अभी भी हमारी टीम में दर्शकों को चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा, डीएम आलोक तिवारी जो कि कानपुर के डीएम है, लगातार हमारी टीम उन्हें फोन कर रही है, लेकिन उनका फोन अभी उठ नहीं रहा है। ये भी स्थिति है। मैं मानता हूं कि सीएमओ ने फोन उठा लिया उस रात, लेकिन अभी लगातार हम कानपुर के डीएम जिनका नाम आलोक तिवारी, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर वो फोन अभी तक नहीं उठा रहे। निश्चित तौर पर आरिस, ये बहुत बड़ा रोग हो गया है, ब्यूरोक्रेसी में हो गया है। जो ठीक है, डॉक्टर जो हैं वो दबाव में है काम के, निश्चित तौर पे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम को बनाने वाले लोग हैं, डॉक्टरों के कंधे पे 4 ब्यूरोक्रेट्स लाद दिए गए हैं। वो खुद कुछ नहीं करेंगे, हर आधा घंटे में फोन करके डॉक्टरों से पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया। ये जो सिस्टम है, जो अभी हमने एक तरीके से जो हेल्पलाइन का सिस्टम है, हेल्पलेस सिस्टम मुझे लगा, इसको हमने अंदर घुसकर जाना है। हमारे सहयोगी और हमारी टीम शीघ्र ही स्वास्थ्य से जुड़े तमाम मसलों पर इस तरह खुद भी अब चेक करेगी। ये तो एक ऐसा मौका था, इत्तेफाक था कि एक पीड़ित की मदद करने में ये सिस्टम एक्सपोज हो गया। बेशक हमारा उद्देश्य पीड़ित की मदद करना था। एक जो महिला जिसकी जान जा रही थी, वो नाकारा डॉक्टर विनय गुप्ता जो जीटी नर्सिंग होम का मालिक है, उसने कहा कि एक ये मुश्किल से आधे घंटे की मेहमान है, रुपए चूस लिए, खून निकाल लिया, परिजनों के प्राण ले लिए और उसके बाद अस्पताल से बाहर कर दिया। पहली तो बात है कि इस तरह के डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर करके कार्रवाई की जानी चाहिए। कानपुर के डीएम ने आश्वस्त किया है कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ, जिसका नाम जीटी नर्सिंग होम है, अवश्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन आरिस, जो स्थितियां देखने को मिली कि ये हेल्पलाइन का जो सिस्टम है ये हेल्पलेस नजर आया। अब बताइए, इतने लोग जिन पे हेल्पलाइन का नंबर सर्कुलेट होता है, कैसे भरोसा कर लें। ठीक है, दर्शक एक जुड़ गए, दुर्गेश जी। उमेश जैन मेरठ, उमेश जैन जी मेरठ से। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब जी। नमस्कार उमेश जैन जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, इस टाइम हमारे प्रदेश में लूटमार मची हुई है। जो बीमार आदमी है, जी बोलिए उमेश जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था, इस समय हमारे प्रदेश में लूटमार मची हुई है। सरकारी हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ इलाज नहीं होता, पैसे लूटने में लगे रहते हैं। प्राइवेट में जाओ, वहाँ भी पैसे लूट रहे हैं। और ईमानदारी से और मेहनत से कोई डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ नहीं चल रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं। कोई कहता है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं और कोई भी काम ईमानदारी से करने को तैयार नहीं है। इन पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रांशुल मुरादाबाद से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। प्रांशुल जी अपनी बात को रखें। ये सीधी सी बात है, डॉक्टर्स को भगवान की पदवी दी जाती है। अगर जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और कोरोना में इतनी जब कोई दवाई नहीं बनी तो इतना पैसा किस बात का लिया जा रहा है, पेशेंट को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ये हर जगह की कंडीशन हो रही है और ये तो वाकई में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारत में इस तरीके की अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो मैं तो इस चीज का पुरजोर विरोध करता हूँ। ठीक है प्रांशुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार जी, तमाम दर्शक, खासकर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले खबर पढ़ी थी रिजेंसी को लेकर, जहां पर 25 दिन में 14 लाख रुपए वसूल लिए जाते हैं, तमाम दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा क्या चल रहा है, वो कौन सी दवाएं खिला रहे हैं जो इतना लंबा बिल बनाया जा रहा है। सर, ये तो एक जांच का विषय बन गया है, लेकिन किसी भी तरह से जो है 25 दिन में 14 लाख का बिल
जबकि गवर्नमेंट ने हर चीज को रेट को कैप किया हुआ है कि आपको इससे ज्यादा बिल नहीं लेना है। उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा मतलब बिल बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर है, आईसीयू केयर है, ठीक है महंगी होती है पर इतनी महंगी नहीं होती है कि उसके लिए हमको 14 लाख रुपए का बिल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति जो नीरज जी बनती जा रही है, हम जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को देख रहे हैं, ये कोई एजेंसी का मामला, इस तरह के तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं। सरकार एक तरफ से गाइडलाइन बना रही है, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो मानने को तैयार नहीं है। डीएम जो है वो निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के केसेस बहुतायत अब सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर मनमाही रकम जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल के जो लोग हैं मरीजों से, उनके तीमारदारों से वसूल रहे हैं। मेरा सुझाव तो इसमें यह है कि इन मसलों के निपटारे के लिए सरकार को स्वास्थ्य विभाग से एक टीम बनानी चाहिए अलग अलग जिले के लिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में इसमें डॉक्टर्स हो, वहाँ के सीएमओ हो और वो सब लोग इसको जांच करें और जांच पड़ताल के बाद जो भी होगा, जैसा भी सच निकल के आता है वो सामने आना चाहिए। और नीरज जी, जैसा कि हमारे संवाददाता विशाल ने जो है हेल्पलाइन की हकीकत जानने की कोशिश करी, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक हेल्पलाइन जिस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है तीमारदारों की, मरीजों की रहती है, लेकिन उसकी हकीकत साफ तौर पे सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मरीज से सवाल पूछ पूछ के घंटों निकाल दिए जाते हैं, फिर कोई दूसरा शख्स उस हेल्पलाइन पर आ जाता है। 11 बजे के बाद सिटी हेल्पलाइन चलती नहीं है। इस स्थिति में सर मरीज जाए तो कहाँ जाएगा? इसमें सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी आप मानते हैं कि लापरवाही है? लापरवाही, हाँ, एग्जैक्टली लापरवाही कहना तो हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टम ये इतना ज्यादा कोरोना केस हो गया है और कोरोना केस के नंबर बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है कि ये लापरवाही क्यों नहीं कहना चाहेंगे? हकीकत आपके सामने है। दुर्गेन जी भी उसी तस्वीर को बता रहे हैं, मैं विशाल भी उसी तस्वीर को बता रहे हैं, जहां पर सवाल पूछ के जो है तीमारदारों और मरीजों को परेशान किया जाता है। अब जैसा कि दुर्गेन जी साफ तौर पे कह रहे थे, अगर कोई 11 बजे के बाद बीमार हो जाता है या किसी इमरजेंसी उसमें आ जाता है, तो वो सर क्या करेगा? वो इन्हीं हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेगा, तो ये तो सवाल पूछ के ही उनको मार डालेंगे। सर ये एक्चुअली ये महामारी हमारे यहाँ इतनी तेजी से जो नंबर बढ़ रहे हैं, हमारा सिस्टम इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और ये जितना हमारा हेल्पलाइन बनाई, अच्छी बात है कि हेल्पलाइन बना हुआ है लोगों की मदद के लिए, लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से लोग इसके लिए तैयार नहीं है। लोगों की कमी है सिस्टम में अभी भी, और ये अच्छी बात है कि हो रहा है काम, लेकिन सुधार की जरूरत है। ना हमको इस तरह के हेल्पलाइन सेंटर बढ़ा देने चाहिए, वहाँ पे अटेंड जो लोग कर रहे हैं कॉल्स उनको बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ बेड की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई। आज की तारीख में कानपुर शहर के अंदर बेड नहीं है कोरोना मरीजों के लिए, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल। ये आपने जो विशाल मिश्रा जी ने कहा है एकदम सत्य बात है। आज कोई बेड नहीं है। हम लोग खुद ही इस बात से परेशान है। हमारे पास ही पेशेंट का फोन आता है कि सर आप कुछ मदद कीजिए या हमको कहीं बता दीजिए, हम लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बलराम पुल से एक दर्शक आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी अपनी बात को रखें। जी मैं ये चाहता हूँ, ना इस पे पक्ष साथ दे रहा है ना विपक्ष साथ दे रहा है। हम क्या करें? हमने तो एक मुहिम उठाई थी फीस माफी के लिए, ना इसमें पक्ष ही हमारा साथ दे रहा है ना विपक्ष साथ दे रहा है। हम किससे इसके पास जाएं? जनता जनांदर कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आकाश दर्शक जुड़े हुए थे, नंबर्स इस बीच लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नोएडा से लेकर कानपुर तक की तस्वीर है, और जो हेल्पलाइन है उसकी तो बात ही क्या करें, जो तस्वीर आपके सामने है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न्याय के लिए पीड़िता लगाती रही गुहार, महिला अफसरों ने नहीं सुनी पुकार। अब सीबीआई ने दिया दोषी करार। देखिए अफसरों की लापरवाही चरम पर। आज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। GGS एजुकेशन ग्रुप,
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अभिभावकों के आंदोलन को मिला के न्यूज का साथ। जनता भूखी प्यासी है, पूरे प्रदेश से उठने लगी फीस माफी की आवाज। व्यापार नहीं, ये नोट हमें स्वीकार। न सत्ता पर असर, न विपक्ष में संवेदना। फीस के मुद्दे से सबने बनाई दूरी। सियासी दलों की ये कैसी मजबूरी। देखिए रात 8 बजे आज का मुद्दा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, सूबे के मुख्यमंत्री ने बड़ी उम्मीदों से कोरोना हेल्पलाइन की शुरुआत की थी, आगाज किया था, लेकिन उनके अधिकारी सीएम की उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी टीम ने हकीकत को जाना। हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा ने जब हेल्पलाइन से लेकर जिले के सीएमओ तक से बात की, तब कहीं जाकर बात को सुनी गई। हालांकि सीएमओ तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस बीच कई बार हेल्पलाइन को कॉल किया गया, तब हर बार नाम पूछा गया, बार बार नाम बताया गया और साथ में यह भी बताया गया कि मैं एक पत्रकार हूं। उसके बाद भी हमें लगभग 1:45 पर जब मेरे द्वारा शिकायत नंबर मांगा गया, यानी कि विशाल के द्वारा, तब कहीं जाकर मुझे सीएमओ का नंबर पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया। हालांकि सीएमओ से जब बात की गई तब उन्होंने तुरंत कॉल को रिसीव कर लिया और तत्काल मुझे कंट्रोल रूम में तैनात डॉक्टर का नंबर दिया। मैं एक बार आपको वो ऑडियो सुनाना चाहता हूं, सुनिए आप ऑडियो। हेलो हेलो जी सर, अभी आपका फोन आया था, कोरोना हेल्पलाइन है। जी जी, विशाल बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए। सर मेरा ये लगभग मैं 5वीं-6ठी बार कॉल कर रहा हूँ, और जो अभी मेरी बात हुई एक सज्जन से आप ही की हेल्पलाइन पे, तो उन्होंने कहा कि जिस पेशेंट का आपने नंबर दिया था जी, उनके फोन पे एक मैसेज गया है, कोड। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा मैं पता कर ले रहा हूँ। उन्होंने मुझे सीएमओ का और हेल्पलाइन नंबर दिया है। हाँ, तो मैंने कहा मैं सीएमओ से बात कर लूंगा, वो कोड बता दे, क्योंकि वो तो भड़बड़ में है। जी हाँ, तो फिर मैंने भी उनसे कंफर्म किया, तो उनको ना कोई कोड आया ना कोई कॉल आया है। अच्छा जी भैया, मैं ये बता दूं, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। हाँ, मेरे बेहद करीबी वो जानने वाले हैं। जी लगभग मैं 12-20 से कॉल कर रहा हूँ हेल्पलाइन पे, 1:44 हो चुका है। हाँ, ना मेरे पास कोई मैसेज आया और ना वो बड़े भाई के पास मेरे कोई मैसेज गया है। हाँ, तो मतलब हम गिड़गिड़ा लें, हाथ पैर जोड़ लें, क्या कर लें? आप क्या क्या आप हमें बता दीजिए। सर तो बेसिकली हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है जी, तो आपको कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होगा। अब सीएमओ एक्शन करेंगे। मित्र एक बात सुन लो, अभी कोई एक सज्जन हमें बता रहा है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि आपको एक कोड गया होगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कानपुर नगर से बोल रहा हूँ। और ये एक मिनट होल्ड करिए। हाँ सर। जी सर बताइए। जी हेलो। हाँ सर बताइए। मैं विशाल मिश्रा बात कर रहा हूँ। जी जी जी। और भाई साहब मेरी बात हो रही थी जिनसे, उनको भी मैंने बता दी थी हर चीजें। आप चाहें तो मैं आपको ही बता दूं। नहीं सर, एक बार ही होता है। जी
तो जो पेशेंट थी संगीता अग्रवाल, 53 साल उनकी एज है, और उनका मैंने नंबर जो नोट कराया था उनके मतलब फैमिली मेंबर्स का, वो था 9366616817। एक मिनट 966 9336 9336 61 हाँ 6817। अच्छा, जी कंप्लेंट नंबर आप नोट कर लीजिए। जी बताइए। 2020 2020 97 97/C। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये मेरे में मैसेज नहीं आ सकता क्या? सर आया होगा, मे बी किसी वजह से वो लेट जा रहा होगा, मैसेज आ जाता है, वैसे तो तुरंत आता है, अब किसी वजह से ना गया हो, अब क्या बताया जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। 2020 97 एक सेकंड भाई, स्लैश कहाँ गया, स्लैश C एक सेकंड भाई, एक सेकंड फिर से बोल दीजिएगा। 202097 202097 C /026 472। ये मेरा कंप्लेंट नंबर है जी, ये केस नंबर है आपका जी। ठीक है, कभी मान लीजिए आपने सीएमओ या कमांड सेंटर को फोन किया तो आप ये केस नंबर बता दीजिएगा, उनके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं अभी उनको कॉल कर सकता हूँ ना? ट्राई कर लीजिए। मतलब नहीं, तो ये यूपी कोविड हेल्पलाइन की हकीकत है, जहां पर एक मिनट करते करते 9 मिनट आपने देखा किस तरह से लग गए, और शख्स बदल रहे थे, डिटेल ली जा रही थी, लेकिन अब सीएमओ साहब से क्या जरा बातचीत हुई वो भी जरा आप सुन लीजिए। हेलो जी बताएं सर। नमस्कार, विशाल मिश्रा बात कर रहा हूँ के न्यूज इंडिया से। हेलो बोलिए सर। एक कोविड पेशेंट है, मतलब अभी उनकी रिपोर्ट आनी है, शाम को उनका टेस्ट हुआ है, उनके सिम्टम्स है कोविड के, और वो जीटी नर्सिंग होम रावतपुर में एडमिट थे। उनकी हालत कुछ क्रिटिकल हो गई, तो मैंने हेल्पलाइन जो यूपी की हेल्पलाइन है उस पर किया था कॉल, तो उन्होंने मुझे केस नंबर दिया और कहा कि सीएमओ साहब से आप कॉल करके बता दीजिए, उनकी हर संभव मदद हो जाएगी। किससे कहे थे आप? मैंने एक लखनऊ की लाइन है वहीं पे, उस पे उसमें मुझे केस नंबर भी दिया गया है। तो केस नंबर है 2020। केस नंबर, तो आपका केस नंबर दिए हैं, उसको क्या करने के लिए? उसका पॉजिटिव है, उनको वेंटिलेटर की नीड है जी। मरीज कहाँ है आपका? मरीज हमारा है अभी जीटी हॉस्पिटल। जीटी हॉस्पिटल है? हाँ, रावतपुर। जीटी हॉस्पिटल में तो वेंटिलेटर्स हैं सर? नहीं है, इसीलिए मेरे पास कॉल आया उनका। हेलो जी सर। हेलो, एक कंट्रोल रूम के ड्यूटी डॉक्टर का नंबर बता रहा हूँ। जी जी, उनको बताइए आप। जी जी सर, बता दीजिए सर नंबर में। बता रहे, होल्ड करिए। जी सर। जी सर, नोट कर लीजिए। तो 9 मिनट का जो ऑडियो हमने आपको सुनाया यूपी कोविड हेल्पलाइन का, सीएमओ साहब से भी आपने बातचीत देखी,
एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्थिति है जब हमारा संवाददाता पत्रकार बन के बात कर रहा है, वो बता रहा है कि ये समस्या है, लेकिन उसको वेंटिलेटर भी मुहैया नहीं करा पा रहा है ये जो हेल्पलाइन बनी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके साथ क्या होगा कि 9 मिनट तक बात करते करते सीएमओ का नंबर मिलता है, 1.5 घंटा पूरा लग जाता है कॉल पे करते, फिर दूसरा आदमी आता है वो डिटेल लेता है, ये स्थिति चलती रहती है। ये हेल्पलाइन की स्थिति है। भगवान ना करे कि किसी को कोरोना हो, लेकिन अगर कोरोना हो गया या कोई बीमारी हो गई और उसने हेल्पलाइन पे लगा दिया नंबर, तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जब पत्रकार को ये सिस्टम एक नहीं मुहैया करा पा रहा है वेंटिलेटर, तो आम आदमी की तो आप बात ही भूल जाइए कि उसकी स्थिति क्या होगी। साफ तौर पे हमने दिखाया आपको, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें, सूबा बोलेगा कि कार्यक्रम के दौरान हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को फोन कर रहे हैं। हमने कानपुर के डीएम को फोन करने की फोन किया लगातार, उन्होंने भी नंबर नहीं उठाया, जनाब मीटिंग में व्यस्त हैं। हमने प्रयागराज के डीएम से बात करने की कोशिश की, वो भी मीटिंग में व्यस्त हैं। ये तमाम अधिकारी मीटिंग में व्यस्त हैं एसी के कमरों में, ये नहीं देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में आखिर क्या चल रहा है, ये प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से वसूल रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर बढ़ने चाहिए, वहां पे कॉलर जो उठा रहे हैं उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। लेकिन ये कौन सोचेगा भाई, अधिकारी बहुत व्यस्त हैं। आपको पता है, जिस तरह से हम लगातार बात भी कर रहे हैं। अमित जौनपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अमित, अपनी बात को रखें। जी सर, बोलिए अमित। मैं अमित सिंह जौनपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, एक न्यूज आपके चैनल पे चला था कल की डेट में जी, तो उसमें एक तबका वहां गया था, क्या नाम है, मुसहर है ये। हेलो जी अमित बोलिए। अगर आप आज हेल्पलाइन पे हम सुबह बोले का कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उसको लेकर आप कोई बात रख सकते हैं तो जल्दी से रखें। जी सर, वो मुसहर गए थे, तो हमें ये थोड़ा सा आपसे ये शिकायत थी कि एक तबका का किसी और ऊपर, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना कि ये दबंग हैं, ये गुंडे हैं, जब तक दूसरे मुझे लग रहा है कि आप दूसरे मसले को लेकर बात अपनी रख रहे हैं, उसको लेकर आप फोन कर सकते हैं ऑफिस में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जो हेल्पलाइन की स्थिति है वो आपके सामने है, खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शक तमाम जो भी फोन करें, जो नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं, वो मुद्दे से जुड़ी हुई अपनी बात रखें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और जैसा कि हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, हमने देखा 9 मिनट आपने बात करी, उसके बाद सीएमओ से बात हुई, वेंटिलेटर मिल नहीं पाया। ये सब कुछ तब हो रहा था जब आप ये बता रहे थे कि मैं पत्रकार हूं। आम आदमी का क्या होगा विशाल? आरिश जी, मैं को पहली दफा जब मैंने 12:20 पे ही कॉल किया, जब मैंने उन्होंने मेरा नाम पूछ रहे थे, तभी मैंने बता दिया मैं पेशे से पत्रकार हूं, मेरे पास एक सज्जन मदद मांगने आए हैं और मैं उनकी मदद के लिए आपको कॉल कर रहा हूं, क्योंकि वो भटक रहे हैं। उनको हॉस्पिटल ने बाहर कर दिया है कि अब ये बच नहीं सकते हैं, उनको वेंटिलेटर चाहिए। और मैं 12:20 से कंटिन्यू उनको बता रहा था कि मैं पत्रकार हूं, मैं ये हूं। मैं हर बार मुझे 2 मिनट के बाद कॉल करने को कहा जाता था। मैंने लगभग 6 से 7 बार कॉल किया और हर बार मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं विशाल हूं। मैंने एक बार पूछा भी, क्या मेरी कंप्लेन नहीं रजिस्टर्ड है? क्या मैंने जिस पेशेंट का नंबर दिया, क्या आपने उनसे बात की है? पर एक बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया, उनसे ये पूछा कि हाँ आपके पेशेंट को क्या दिक्कत, तो उसका फोन काट दिया। उसके बाद जब मैंने फिर रात में 1:45 बजे मुझे वहां से कॉल बैक आता है, जब इतनी कॉलें मैंने उन्हें कर ली, तब वो मुझे फोन करके पूछते हैं आप विशाल बोल रहे? उनको नाम मेरा तब भी नहीं पता। उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्या कॉल कर रहे थे, आपकी दिक्कत समस्या क्या है, आपने ऑडियो सुनी? वो मुझे कॉल आई थी वहां से, लखनऊ से। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई वो मरीज भाग रहा है इधर से उधर, उसको एक वेंटिलेटर चाहिए। तो ये कह रहा है कि मैं बार बार पूछ भी रहा हूँ कि भाई सीएमओ फोन उठाएंगे इस वक्त? ये हेल्पलाइन मिलेगी, हेल्पलाइन में तो लिखा है 5 बजे तक। तो कह रहे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, सीएमओ को फोन उठाना चाहिए। हम क्या उठाना चाहिए या उठाएंगे वो? खैर कानपुर सीएमओ ने फोन भी उठाया, पर वहां तो जवाब था। लेकिन विशाल उन्होंने फोन उठाया, लेकिन उनके पास भी सही जानकारी ऐसा लगता है शहर को लेकर नहीं है। आप कह रहे हैं जीटी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, वो कह रहे हैं जीटी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तो है।
जी, और सीएमओ को जब मैंने उनको, मुझे हेल्पलाइन बताया गया कि आप सीएमओ को जब अपना केस नंबर बताएंगे तब उनके पास सारी डिटेल आ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ रात का वक्त, ज्यादा रात हो गई हो, लेकिन जब मैंने उनको केस नंबर बताया तो आप सुनिए ऑडियो में, वो कह रहे हैं केस नंबर का क्या करेंगे। ये सीएमओ कह रहे हैं, कानपुर के सीएमओ कह रहे हैं कि केस नंबर का क्या करेंगे। तब उन्होंने मुझे कंट्रोल रूम में एक डॉक्टर है उनका नंबर दिया। ठीक है विशाल। और दुर्गे जी आप क्या कहेंगे? कहने के लिए बहुत कुछ आरिस है, बहुत कुछ है। ये सारी चीजें जो इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये वाली स्थिति है कि आप देखिए बड़ी कैजुअली एक तरफ किसी की जान जा रही है, एक प्राइवेट अस्पताल ने उसको बाहर कर दिया है, उसके पास कुछ चंद मिनट हैं, आधा घंटा है, 30 मिनट है, या तुरंत ही वो जाने वाला है, ये स्थिति है। और हेल्पलाइन की ये कैजुअल अप्रोच है, वो बिल्कुल इस तरीके का सिस्टम है कि 4 लड़कों को लेकर आप बैठा दीजिए फोन, और वो उसी सीएमओ को फोन कर रहे हैं जो दिन भर इस तरह की कॉल से रूबरू होते हैं। रात को वो उन्हीं सीएमओ को करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हीं सीएमओ से बात करनी है तो स्टेट लेवल के जो वो हेल्पलाइन है आरिस, उसका कोई अलग मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। 5 महीने हो गए हैं कोरोना को लेकर, एक कोई अलग से सिस्टम डेवलप होता है, भाई स्टेट लेवल की अलग टीम होती है, यही बात जो अलग से काम करती है। नीरज कुमार जी वरिष्ठ चिकित्सक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसी बात पे जोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना बेड्स हैं, ना ये जो हेल्पलाइन नंबर है सही तरह से काम कर रहे हैं, ये भी बढ़ाने की जरूरत है। तो सर ये टीम 11 की जो बैठकें हो रही है, ये टीम 11 आखिर क्या कर रही है? ये 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, क्या ये तमाम चीजें उन अधिकारियों को नहीं नजर आ रही है? सीएम को अवगत नहीं करा रहे ये लोग? निश्चित तौर पर आरिस जो टीम 11 के लोग हों या जो हमारे जो हायर अफसर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नीचे के लोग उनको यही बताते होंगे, यही रिपोर्ट देते होंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट हेल्पलाइन बिल्कुल भगवान बनकर काम कर रही है, जिले की हेल्पलाइन बिल्कुल अद्भुत है और वहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट लेवल साहब तो बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अद्वितीय है, और बिल्कुल जनता जनार्दन बिल्कुल मस्त घूम रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता जनार्दन के सारा रोग पीड़ा कष्ट संकट सब हर रही है स्टेट हेल्पलाइन। लेकिन अल्टीमेटली स्टेट हेल्पलाइन बने या जिला हेल्पलाइन बने या राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जो लोड आ रहा है आरिस वो जिले पर ही आ रहा है। हमें जिले की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। अगर कोई हम स्टेट लेवल की हेल्पलाइन से ऑपरेट करते हैं तो फिर एक अलग सिस्टम, एक अलग ढांचा बनाना होगा जो उसके जिले के सिस्टम से पैरेलल काम करे। जिले का सिस्टम जहां फेल्योर हो वो सिस्टम उसे टेक ओवर कर ले, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हेल्पलाइन बन रहे हैं, फोन टेलीफोन लाइनें बढ़ जाती हैं, लोग बढ़ जाते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हेल्पलाइन का ठेका मिल जाता है, बड़ा पेमेंट हो जाता है, लेकिन वो वास्तव में क्या जनता की तरफ कोई काम कर रही हैं? मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जिम्मेदार अफसर कभी भी इन हेल्पलाइन में फोन करके क्या उसने पूछा है क्या इतनी रात में, जितनी रात में विशाल ने एक पीड़ित परिवार की मदद करने की कोशिश की, क्यों नहीं भाई अपर मुख्य सचिव चिकित्सा या चिकित्सा शिक्षा क्यों नहीं इस हेल्पलाइन पे फोन करके बात कर सकते? ऊपर से नीचे के लोग जो उनसे, चलिए वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, उनसे नीचे के लोग, उनसे नीचे के लोग, उनसे नीचे के लोग, ये जिले का कलेक्टर ही अगर बात करके देख ले कि भाई जिस आपके जिले में ये समस्या है और स्टेट हेल्पलाइन किस तरह काम कर रही है, वो भी सीएमओ को फोन करने को कह रही। रात में विशाल जैसा मुझे बता रहे थे, एक ऑडियो ये भी है कि वो कह रहे हैं स्टेट हेल्पलाइन वाले कि भाई रात में सीरियस मरीज कम आते हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। डॉक्टर नीरज कुमार जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ हार्ट सर्जन हैं, तमाम इस तरह की इमरजेंसी में डॉक्टर नीरज कुमार रहते हैं, देखते हैं कि मुझे लगता है कि रात में ज्यादा इमरजेंसी होती है। नीरज कुमार जी, रात में देखिए बीमारी का कोई समय नहीं है। पहली चीज तो ये तो गलत है कहना कि रात में सीरियस मरीज नहीं आते हैं, जबकि अगर आप यथास्थिति देखें तो रात में मरीज गंभीर मरीजों की संख्या जो कि अस्पताल पहुंचते हैं वो ज्यादा होती है। नीरज जी, लेकिन जो सिस्टम की आपने बात कही, जैसा कि आपने बताया बेड्स कम है, हेल्पलाइन नंबर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी भी वजह आपने बताई जो हम भी बता रहे हैं। इस बीच अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, गंभीर स्थिति में कोई आ जाता है, सर उसका क्या होगा? कैसे उसे इलाज मिल पाएगा? सर ये
जैसे हमारे यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, तो वहाँ पे एक पूरी टीम, एक टास्क फोर्स हम लोगों ने अपना इस सिस्टम में बनाया हुआ है। कोई भी पेशेंट किसी भी समय, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना निगेटिव हो, जैसे ही वो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आता है, उसको जो भी हमें सावधानियां हैं उसको ध्यान में रखते हैं, उसका पूरा इलाज किया जाता है। चाहे वो हार्ट अटैक को ले गया हो या उसको पेसमेकर वाली प्रॉब्लम हो, उसका पूरा इलाज करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसको तब तक हम अपने अस्पताल में भर्ती रखते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल होने के बाद ही उसको किसी कोविड फैसिलिटी में और वहाँ पे पूरी तरह से बात करके उनकी फाइल ट्रांसफर पूरा, मतलब सभी सावधानी को बरतते हुए कि मरीज को, कोई भी मरीज या मरीज रिश्तेदार को किसी तरह की भी कोई असुविधा ना हो, इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह की जिस तरह से आपने शहर के बारे में विशाल भी बता रहे हैं, हम भी लगातार खबरें दिखा रहे हैं, खासकर कानपुर की बात करें तो जो बेड्स हैं वो लगातार हॉस्पिटल में फुल होते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के हालात बहुत ख़राब हैं, जैसा कि रिजेंसी की खबर हमने दिखाई। तो इसको लेकर क्या कुछ विकल्प के तौर में कुछ तैयार किया जा रहा है? बेड्सों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है इसको लेकर? इस बारे में लगातार मंथन हो रहा है। नई समस्या ये है कि हम बिना किसी चीज को जांचे परखे हुए हम किसी भी ऐसे अस्पताल में बेड की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं जहाँ पे मरीजों को सुविधा नहीं मिल सकती है। प्रशासन भी और जो हमारा जो शहर का जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे सीएमओ है या प्रिंसिपल साहब हैं और भी जितने भी नामी ग्रामीण डॉक्टर हैं, वो सब की उनकी मीटिंग होती है, बार बार मीटिंग होती है कि किस फैसिलिटी में हम लोग बेड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि केवल बेड बढ़ाना ही एक वो नहीं कि हम टेंट लगा के मरीज को लेटा दें, फिर वहां पर ना डॉक्टर मिले हमको ना सिस्टर मिले, तो वो एक और भयावह स्थिति हो जाएगी। तो चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है तो समय लगेगा, असुविधाएं हो रही है। शासन और जितना भी डॉक्टर टीम है, जितना भी सिस्टम, वो लगा है कि इसको जो है किसी तरह से जल्द दुरुस्त करें। ठीक, मैं एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है सतपाल झांसी से। सतपाल जी अपनी बात को रखें। हाँ जी सतपाल जी बोलिए। हाँ, मेरा छोटा भाई अश्विनी कुमार जी जल्दी रविवार को दुकान बंद होने के कारण जो उसने कहा बुखार आ रहा है तो मैं जाके सिविल हॉस्पिटल में चेकअप करा लूं। हल्का बुखार था, 98.6 था, लेकिन उसको जो है बिना जांच के उसको जो कोरोना मतलब L2 में कोरोना में घोषित कर दिया गया, कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया, जबकि रिपोर्ट 3 दिन के पहले आ नहीं पाती है। और हम सीएम हेल्पलाइन को आज सुबह से मतलब उसको एक होटल के अंदर मतलब जो है ट्रांसफर करने के लिए हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके कहने से पैसा भी 13,000 रुपया होटल वाले को दे दिया, लेकिन जो है अभी तक हमें मतलब जो है शाम को उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, ये आपको L2 में कर दिया गया गलती से। लेकिन L2 जो है जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। आप हेल्प चाहते हैं कि उसको जो है मतलब जो है हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया, मतलब हॉस्पिटल से मेडिकल मतलब होटल में ट्रांसफर कर दिया जाए, ऋषभ हॉस्पिटल झांसी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। नीरज कुमार जी, सतपाल जी झांसी से जुड़े हुए थे और जो बात वो बता रहे थे, ये तमाम जगहों से ऐसी भी खबरें आई हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव का बड़ा खेल चल रहा है कि पेशेंट पहुंचता है, कभी वो पॉजिटिव हो जाता है, कभी वो निगेटिव हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को डरा भी रहे हैं और डरा के उनसे पैसा वसूला जा रहा है। देखिए, जो ये शिकायत जो हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, ये इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि वो डरा रहे हैं या उनसे से इस तरह की जो पैसा वसूलने की बात आ रही है, उसकी तो शासन स्तर पर जांच होनी चाहिए, वो जरूरी है। और लेकिन जहां तक मैं कहना चाहूंगा, जो निगेटिव पॉजिटिव की रिपोर्ट्स की एक्चुअली ये डिपेंड करता है काफी हद तक जिसने सैंपल लिया है कि क्या वो सैंपल सही से लिया गया है। अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास सैंपल करने के लिए आता है और अगर जिस लड़के ने सैंपल लिया है अगर वो सैंपल सही से नहीं ले पाता है, तो हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी उसकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ जाए। लेकिन उस कंडीशन में उसके सिम्टम्स और उसकी जो बाकी जो जिन समस्याओं को लेकर अस्पताल में आया है,
उनको भी ध्यान में रख के उसका इलाज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हमको बहुत तेज बुखार है तो ही हम कोरोना मानेंगे, या हमको सांस फूल रही है तो ही कोरोना, ऐसा नहीं है। एक सिंपल पेशेंट जिसको कि केवल इसका स्वाद बदल गया है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि तो उस कंडीशन में केवल हमको जांच पे भरोसा रखना पड़ेगा, और अगर लगता है कि ये रिपोर्ट हमारी गलत आ रही है तो उसको हम 2-3 दिन बाद दोबारा रीचेक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब तो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट भी बड़ी जल्दी से आ गया है, आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, एंटीजन रैपिड टेस्ट आ गया है, आरटीपीसीआर और ट्रूनेट हमारे पास पहले से था ही। तो रिपोर्ट का निगेटिव या पॉजिटिव आना वो डॉक्टर और जो मेडिकल टीम है उसके जिम्मे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें एक पूरा एक मेडिकल साइंस इन्वॉल्व हो गई है। आपके सिंपल सैंपलिंग एरर की वजह से कोई भी पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव था उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है। ठीक है। तो नीरज कुमार जी ने साफ तौर पे बताया। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार जी जुड़ने के लिए, और दुर्गेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हेल्पलेस हेल्पलाइन है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, और जो दर्शकों ने फ़ोन किया, जिस तरह की परेशानी उन्होंने बताई कि कहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो किस तरह से पैसे वसूल रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव का कई जगहों पर खेल चल रहा है जो किसी से छिपा नहीं है। रीजेंसी की तस्वीर जहां पर 25 दिन में 14 लाख का बिल बना दिया जाता है। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस वक्त जो है मरीजों को लूट रहे हैं, और हेल्पलाइन सिस्टम में हमारे संवाददाता 1.5 घंटे तक उलझे रहते हैं, लेकिन एक बेड नहीं नसीब हो पाता है। ये पत्रकार अपने आप को बताते तब ये स्थिति है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।